गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर पेपर थर्ड के टॉपिक हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के लिए चर्चा करने जा रही हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए समय समय पर कई प्रकार के मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला जो मॉडल आया था वो था आपके थॉमसन मॉडल, जिसे जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बीच में ठीक उसी प्रकार से डूबे रहते हैं, यानी कि धनावेश के बीच में उसी प्रकार से डूबे रहते हैं जैसे तरबूज में जो लाल वाला पोर्शन होता है उसमें बीज रहते हैं। फिर दूसरा जो मॉडल आया था वो आपके रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, जिसकी तुलना सौरमंडल से की जाती है, यानी कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा ही नाभिक की खोज हुई थी। फिर तीसरा जो मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, उनमें कुछ कमियां थी, तो वो था बोर मॉडल। बोर मॉडल को सर्वप्रथम जो है नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में दिया, और उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट है कि नाभिक के चारों ओर के स्थान में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में कुछ निश्चित वृत्ताकार पथों में गति करते हैं। इन निश्चित वृत्ताकार पथों को ही हम कक्षा, कक्ष, ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट कहते हैं, और इसे मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के मान कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 या फिर कैपिटल K, L, M, N आदि। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और ऊर्जा दोनों के मान बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट आपके कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है तो उसकी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो इस ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करे तो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अब अवशोषित और उत्सर्जित ऊर्जा का मान दोनों कोशों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, जहाँ पर E2 है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और E1 है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब आपके तीसरा पोस्टुलेट है कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, यानी कि जो अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी ऊर्जा का मान फिक्स रहता है। ठीक है, अतः ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा की निश्चित मात्रा, जिसे अपन क्वांटा कहते हैं, की इकाइयों में होता है, यानी कि डेल्टा E बराबर h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, h c अपॉन लैम्डा, जहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू है यहाँ पर रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी, लैम्डा है यहाँ पर रेडिएशंस की वेवलेंथ, और c है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद में जो आपके चौथा पोस्टुलेट है बोर मॉडल का, वो क्या है कि किसी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब पहला है अपकेंद्रण बल, जो उसे केंद्र यानी कि नाभिक से दूर धकेलता है, यानी कि बाहर की तरफ धकेलता है, और दूसरा बल है आपके नाभिकीय आकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है और आपके नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण इनमें अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जो उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ये दोनों विपरीत बल जब एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं वृत्ताकार पथों या कक्षा में घूमता रहता है और उसकी ऊर्जा में कोई भी ह्रास नहीं होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उत्सर्जित करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। फिर पांचवा यहाँ पोस्टुलेट है
कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से केवल उन्हीं कोशों में घूम सकता है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक हो। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्णांक होगा। यानी कि mvr बराबर क्या हो जाएगा, nh/2π। यानी कि हाइड्रोजन के लिए ये बोर मॉडल दिया गया था। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके लिए त्रिज्या का मान क्या आया, r बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n² सेंटीमीटर, जहाँ पर n आपके कक्षाओं की संख्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 1 2 3 4 और z यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब बोर के nवें कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब वो किसी भी n कोश में मौजूद होगा तो v बराबर 2.186 गुणा 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसके एनर्जी का मान क्या होगा, E बराबर -2π² m⁴ z²/n²z², यानी कि -13.6 गुणा z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 1, यानी कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली कक्षा में रहता है और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर का मान भी 1 होता है। यानी कि रेडियस का मान क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है ये। और वेग क्या होगा, अगर पहली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वेग हो गया 2.186 गुणा 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके बोर परमाणु मॉडल द्वारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो देखो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है कि जब वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और उच्च कक्षा से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस प्रकार हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे उन्हें अपन एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो विकिरणों के रूप में होता है और ये जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन है वो निश्चित ऊर्जा इकाइयों में यानी कि क्वांटा के रूप में होता है। यानी कि ऊर्जा का मान क्वांटीकृत होता है, यानी कि जो ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा के मान क्वांटीकृत होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं ऊर्जा के मान। तो चूंकि विकिरण किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं, यानी कि विकिरण किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित या उत्सर्जित होने का मतलब कि निश्चित ऊर्जा के मान का यानी कि क्वांटा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। इसलिए स्पेक्ट्रम आपके कंटिन्यूस न होकर के स्पेक्ट्रम आपके डिसकंटिन्यूस यानी कि असतत ही रहता है। उदाहरण के लिए जब इलेक्ट्रॉन जो है आपके n बराबर इनफाइनाइट से लेकर के या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन जब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर का मान तो कुछ भी हो सकता है, n बराबर 2 3 4 5 6 7 या इनफाइनाइट, लेकिन n बराबर 1 में अगर वो आता है तो आपको लाइमन सीरीज़ प्राप्त होती है। और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अगर n बराबर 2 में आता है तो बामर सीरीज़ प्राप्त होती है। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अगर n बराबर 3 में आता है इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ पर पाश्चन सीरीज़ प्राप्त होती है। और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अगर n बराबर 4 में आता है तो ब्रैकेट, n बराबर 5 में आता है तो फुंड और n बराबर 6 में आता है इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तो हम्फ्री रेखाएं प्राप्त होती है या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि माना कि इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन बामर सीरीज़ के लिए बात करें तो n बराबर तीसरी कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा में आएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, जहाँ पर E2 क्या होगी तीसरी कक्षा की ऊर्जा और E1 जो है दूसरी कक्षा की ऊर्जा, और दोनों का ऊर्जा अंतराल यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अपन ऊर्जा के मान रखेंगे तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखने पर आपको निकालने पर मिलेगा
2π² m e⁴ z² अपॉन h² ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 है तीसरी कक्षा और n1 है दूसरी कक्षा। अब यहाँ पर डेल्टा ई क्या होता है अपन जानते हैं, एच न्यू, और न्यू होता है c/λ। तो यहाँ से अपन लैम्डा का मान कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1/λ बराबर RH z² ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ RH रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है 2π² m e⁴ अपॉन h³ गुणा c। यानी कि बोर परमाणु मॉडल के द्वारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या की जा सकती है हाइड्रोजन के लिए। अब है बोर परमाणु मॉडल के डिफेक्ट्स या दोष। तो बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के परमाणुीय मॉडल की तो सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता है, यानी कि ऐसे एटम जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए तो ये आसानी से व्याख्या कर सकता है, लेकिन ऐसे परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, उनके लिए ये सिद्धांत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। दूसरा डिफेक्ट क्या है कि अत्यंत हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से अपन देखते हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो मोटी रेखाएं हैं वो क्या दिखती है कि वास्तव में महीन रेखाओं का झुंड होती है। अब बोर मॉडल से इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई। तीसरा है जो डिफेक्ट कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजित हो जाना ही ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। और इसी प्रकार अगर विद्युत क्षेत्र में अपन स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी स्पेक्ट्रमी रेखाएं विभाजित हो जाती है, इसे भी स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। यानी कि ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट की भी बोर मॉडल द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। ओके, ये डिफेक्ट हो गया आज।